बॉडी यानी बॉडी के ज़्यादातर सेल्स के ये मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, हीट के प्रोडक्शन को करवाते हैं, जिससे रेगुलेट और अदर काम क्या करते हैं, तो रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इसके मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, तो अब जब मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सेल्स की जब बात करिए तो ऐसे कौन से सेल है जिसके मेटाबॉलिक रेट को थायराइड हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन कौन से टिश्यू है जो थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन की जब बात कर ले उसके एक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से और रिस्पॉन्ड नहीं करते, बहुत मिनिमल रिस्पॉन्स होता है। तो जैसे हम लोग पहला है कि जब हम लोग बात किए थे स्पेसिफिक, यह बात आई कहाँ से, तो ये बात है कि मोस्ट ऑफ दी सेल्स पे थायराइड हार्मोन एक्ट करता है। तो ऐसे कौन से सेल्स है जहाँ पे थायराइड हार्मोन एक्ट नहीं करता है, जिसमें हम लोग को पहला दिख रहा है ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, तो ब्रेन्स मेटाबॉलिज्म इज टाइटली रेगुलेटेड बाय रिलेटिवली कांस्टेंट सडन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट कुड डिस्टर्ब न्यूरोनल फंक्शन। यानी क्या होता है कि ब्रेन का मेटाबॉलिक रेट हमेशा 24/7 कांस्टेंट रेट पे फंक्शन कर रहा होता है। यहाँ पे वो नहीं कह सकते कि अब इसके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया गया है या अब घटा दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा, ब्रेन के न्यूरोनल फंक्शंस भी क्या हो गए, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ब्रेन पे थायरॉक्सिन का बहुत बड़े लेवल पे यानी ब्रेन के मेटाबॉलिक रेट पे थायरॉक्सिन का बहुत बड़े लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। रेटिना की बात कर ले तो रेटिना हैज हाई बट स्टेबल मेटाबॉलिक रेट दैट इज एसेंशियल फॉर विजन। इट डज नॉट फ्लक्चुएट विथ हार्मोनल चेंजेस। कहने का मतलब आईज में जो रेटिना होती है वहां पे रेटिना पे भी क्या है, मेटाबॉलिक हाई होता है। क्या, रेटिना हैज अ हाई बट स्टेबल मेटाबॉलिक रेट। वहां पे अगर मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा अगर है, हाई मेटाबॉलिक रेट होने के बावजूद वहां पे क्या होता है, स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि हार्मोन के आने की वजह से वहां के मेटाबॉलिक रेट और ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, नहीं, रेटिना का मेटाबॉलिक रेट हमेशा मेंटेन रहता है। हाई कंडीशन है तो हाई ही रहेगा, तो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी हार्मोन के इंतजार में होगा कि कोई हार्मोन आएगा और मेरा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, नहीं, वहां पे हाई मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होता है। ठीक इसी तरीके से बात करें स्प्लीन की, द स्प्लीन्स प्राइमरी रोल्स फॉर इम्यून सर्विलेंस RBC filtration, it does not have large role in metabolic activity। स्प्लीन पे काम नहीं करता। कहने का मतलब स्प्लीन का मेजर रोल वहां पे इम्यून सर्विलांस, जैसे हमारा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसके प्रोडक्शन मैच्योरेशन की कहानी हो रही होती है, या आरबीसी फिल्ट्रेशन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, ये कहानी हो रही है। यहाँ पे मेजर रोल यानी कोई बड़ा रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नहीं होता है। इस वजह से कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा होता है। टेस्टिस की बात कर ले तो द टेस्टिस रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म वुड राइज टेम्परेचर विच कैन बी हार्मफुल। सिंपल सी बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर होता है, बॉडी से डिसेंडेंट पार्ट यानी बॉडी से नीचे होता है वो। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम में होता ही इसलिए कि बॉडी टेम्परेचर कम हो। अगर टेस्टिस में अगर जाके थायराइड ग्लैंड यहाँ पे से रिलीज हुआ हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन है वो जाके एक्ट कर दे और वहां पे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे, क्या होगा, टेस्टिस में मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ गया तो ऑलरेडी बात है कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया जो डेंजरस है। तो टेस्टिस को हम स्क्रोटम में इसलिए रखे हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट कम चाहिए, वहां पे टेम्परेचर कम चाहिए। अब ये तुम जाकर के यहाँ पे T3 और T4 जाके क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को अगर बढ़ा दे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इस वजह से वहां पे T3 और T4 अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे लंग्स की बात करें, द लंग्स प्राइमरी फंक्शन इज गैसेस एक्सचेंज नॉट मेटाबॉलिज्म एंड देयर एनर्जी डिमांड इज नॉट हार्मोन डिपेंडेंट लाइक अदर टिश्यूज। सिंपल सी बात। अब लंग्स की बात कर ले, लंग्स का फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन सिंपल सी बात गैसेस एक्सचेंज का है। मेटाबॉलिज्म से मेजर रोल नहीं है इसका, और क्या है इसका जो एनर्जी डिमांड है यानी लंग्स के सेल को जो एनर्जी चाहिए वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्मोन आएगा उसके मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, ना बिल्कुल नहीं। वहां पे सिंपल सी काम की क्या है कि जो भी उसका एनर्जी के रिक्वायरमेंट है बिना हार्मोन के भी वो फुलफिल हो जाता है। समरी की बात करें तो थायरॉक्सिन प्राइमरी टारगेट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, यानी थायरॉक्सिन मेजर काम कहाँ करता है, लिवर पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, but exclude organs where constant or specialized function is critical and must remain unaffected by systemic blood fluctuations। सिंपल सी बात कि ये सारे जो हम लोग को दिख रहे हैं कि ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस, लंग्स, यहाँ पे क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन अच्छे तरीके से एक्ट नहीं करते हैं और मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अलग अलग ऑर्गन के साथ अलग अलग इशू है और इस वजह से वो नहीं करते हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजियोलॉजिकली थायराइड हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, यानी उसके एक्शंस कैसे हैं। तो एक्शन बेसिकली एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को ये क्या करता है, तो
थायरॉक्सिन इंक्रीजेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडीज टिश्यूज एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। हम लोग सिंपल सी बात कर लें कि बॉडीज के जनरली सेल्स को क्या करता है, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट को यानी बीएमआर को बढ़ा देता है, एक्सेप्ट यानी ये एक्सेप्शन तो हमेशा याद होना ही चाहिए, ब्रेन में, रेटिना में, स्प्लीन में, टेस्टीज में और लंग्स में यहाँ पे क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को नहीं बढ़ाता है। थायरॉक्सिन जनरली क्या करता है कि मेटाबॉलिक रेट बॉडीज के अलग अलग टिश्यूज में बढ़ाता है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ, तो ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन और टेस्टीज और यहाँ पे लंग्स। यहाँ पे क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता हम लोग लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और क्या, इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय सेल्स लीडिंग टू इंक्रीज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देयर इज टर्म कॉल्ड कैलोरीजेनिक एक्शन, कैलोरीजेनिक एक्शन। ओके, सिंपल सी बात, ऑक्सीजन कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? अब सिंपल सी बात है, जब हम कहें कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिए, मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन की कहानी है कि क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तब ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ा दिया, कंजम्पशन बढ़ गया ऑक्सीजन का। अगर कंजम्पशन बढ़ा तो क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में फिर उसको ट्रैवल करना है तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में होना चाहिए कि जब बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो उसके इफेक्ट में क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। जिसमें एक और चीज है कि इन हाइपरथायरॉयडिज्म बीएमआर इंक्रीजेस 60% टू 100% अबव नॉर्मल। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया यानी नॉर्मल से ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होने लगे तो क्या होगा, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो 60% से 100% बढ़ जाएगा अबव नॉर्मल, यानी एक नॉर्मल लेवल पे जो बीएमआर होना चाहिए उससे 60 या 100% तक ज्यादा हो सकता है, यानी डबल लेवल पे हो सकता है वो। हाइपोथायराइडिज्म बीएमआर डिक्रीजेस बाय 20 to 40% बाय नॉर्मल। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया यानी थायराइड हार्मोन का जो लेवल चाहिए वो कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो बीएमआर कितना 20 से 40% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी थर्मोजेनेसिस में किस तरीके से काम करता है, तो थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन थ्रू इनहांस सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात, जब भी मेटाबॉलिज्म होगा, हम लोग बचपन से पढ़े ना कि एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, वाटर का प्रोडक्शन होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हीट, तो हीट की बात कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे जब हीट का प्रोडक्शन हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज थायराइड हार्मोन इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। क्या हुआ, थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाया यानी थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, तो थायराइड इंड्यूस्ड, हाँ थायराइड हार्मोन इंड्यूस। अब इसके वजह से क्या हुआ, हीट का प्रोडक्शन, तो थर्मोजेनेसिस। दिस इज नोन एज थायराइड हार्मोन इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। आप इसको रिपीट करके बहुत अच्छे से फिर से सुनिए। ओके, इन हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर लीड टू एक्सेसिव स्वेटिंग। अब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने के लिए बॉडी स्वेटिंग करेगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा। ओके, अब ये ग्रोथ पे किस तरीके से काम करता है, तो ग्रोथ पे थायरॉक्सिन हैज बोथ जनरल और स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ पे यहाँ पे जनरल तरीके से भी काम कर रहा होता है और स्पेसिफिक इफेक्ट भी है। जैसे इन चिल्ड्रन इट प्रमोट्स लीनियर ग्रोथ, इट्स डेफिशिएंसी लीड टू ग्रोथ अरेस्ट। कहने का मतलब कि चिल्ड्रन में जब ग्रोथ की बात कर लें तो जब थायराइड हार्मोन है तो नॉर्मल तरीके से वो जिस तरीके से ग्रोथ का ग्राफ चलता है उस तरीके से वो चलेगा। ओके, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो ग्रोथ अरेस्ट करवा देगा। यानी अगर ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा कब, कि जब उसकी कमी हो जाए, यानी थायराइड हार्मोन है तो नॉर्मल लेवल पे ग्रोथ का स्पीड होगा, ठीक है। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो ग्रोथ रुक जाएगा। यानी ग्रोथ करवाने के लिए थायराइड हार्मोन का होना, और अच्छी कहें कि नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए थायराइड हार्मोन का होना जरूरी है। अगर ग्रोथ रुक गया है तो इसके चांसेस है कि थायराइड हार्मोन नहीं है, उसकी कमी हो रही है। इट कॉजेज अर्ली क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट का अर्ली क्लोजर हो सकता है। अब ये एपिफाइजियल प्लेट किस तरीके से क्लोज होता है, जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस किए थे उस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन वाले लेक्चर्स में। आई होप कि आप उसको देख के ही आ रहे होंगे। तो एपिफाइजियल प्लेट वहां पे क्या होता है, क्लोज हो जाता है। दिस में रिजल्ट इन स्लाइटली रिड्यूस्ड हाइट। अब एपिफाइजियल प्लेट अगर जल्दी से फ्यूज कर जाए, हाँ एपिफाइजियल प्लेट जल्दी से अगर फ्यूज कर जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि हाइट थोड़ा सा
कम हो जाएगा। क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड अर्ली पोस्टनेटल ईयर्स। अब ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट की कब कब की बात की जाती है, फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं और पोस्टनेटल ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी आफ्टर बर्थ के कुछ सालों की बात कर रहे हैं। तो फीटल लाइफ की कंडीशन, इसीलिए मदर्स को कहा जाता है कि आयोडीन रिच फूड खाइए। प्रेग्नेंट मदर को कहा जाता है कि आयोडीन रिच फूड खाइए। आप ऐसा डाइट लीजिए जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में आयोडीन हो, क्योंकि वो होगा तो वहाँ पे वो फीटल लाइफ में क्या होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से करवाएगा और उसके बाद फिर पोस्टनेटल में भी चाहिए होते हैं। डेफिशिएंसी इन अर्ली लाइफ लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब डेफिशिएंसी हो जाए, यानी आयोडीन की जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों, क्योंकि आयोडीन होगा तो थायराइड हार्मोन बनेगा। अब थायराइड हार्मोन का काम क्या है कि ब्रेन का डेवलपमेंट। तो अब कहते हैं कि डेफिशिएंसी जब हो जाए, यानी थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा, इसके वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट है तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करवाएगा, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, यानी ब्रेन अच्छे तरीके से ग्रो नहीं किया, ब्रेन फंक्शंस अच्छे तरीके से अचीव नहीं होगा उस बच्चे में। एक्शन ऑन बॉडी वेट की बात कर लें कि बॉडी वेट पे किस तरीके से काम करता है, तो मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट बाय रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात कि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को क्या है, रेगुलेट कर रहा होता है। एक्सेस थायरॉक्सिन डिक्रीजेस बॉडी वेट ड्यू टू इंक्रीज फैट मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात कि जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया। अब फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया तो बॉडी वेट क्या होगा, कम हो जाएगा। डेफिशिएंट थायरॉक्सिन इंक्रीज बॉडी वेट ड्यू टू फैट डिपोजिशन। अब फिर क्या हुआ कि थायरॉक्सिन की कमी हो गई, थायरॉक्सिन की क्या हुई, कमी हुई, तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, कम हो गया। अब मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, तो फैट का डिपोजिशन बढ़ने लगा, फैट का डिपोजिशन बढ़ा तो बॉडी वेट क्या हुआ, बढ़ गया। एक्शन ऑन ब्लड की बात कर लें, ब्लड पे किस तरीके से काम करता है, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल प्रोडक्शन करवाने के लिए वहां पे वो काम कर रहा होता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज आरबीसी काउंट इन कॉमन हाइपरथायरॉइडिज्म। ये पॉलीसाइथीमिया एब्नॉर्मल कंडीशन है जहां पे आरबीसी का नंबर नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है। तो जब हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, यानी नॉर्मल से ज्यादा थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में होने लगे, तो एक तो पहले हम क्या देखें कि स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को नॉर्मल कंडीशन बढ़ाएगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन ही ज्यादा हो जाए तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, और बढ़ा देगा, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अब नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन में हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। तो हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में हम लोग को पॉलीसाइथीमिया भी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया। ओके, अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है, तो एक्शन ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थायरॉक्सिन इनहेंस ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। हार्ट रेट की बात करें तो डायरेक्टली इंक्रीज हार्ट रेट, यानी थायराइड हार्मोन आता है हार्ट रेट को बढ़ा दिया। यूज क्लिनिकली टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म। अब नॉर्मल सी बात कि अब किस कंडीशन हम लोग कहें कि बिना कोई पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के कि थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है नहीं, यानी ब्लड का सैंपल लिए हुए बिना उसका टेस्ट किए हुए हम कैसे बताएं कि बॉडी में थायराइड का हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ या घटा हुआ। तो एक जो नॉट सो परफेक्ट मेथड है, बट हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कब, कि हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में हार्ट रेट कम होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में हार्ट रेट बढ़ा हुआ आता है। क्यों, क्योंकि जब जब थायराइड हार्मोन रहेगा तो वो हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैल्सिटोनिन की। ये भी क्या है, थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज हो रहा होता है। तो सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी जब हम लोग बात कर रहे थे फॉलिकुलर सेल्स, कॉलोइडल सेल्स, तो उसी में जो मिल रहा था वहां पे हम लोग आसपास में हम लोग को क्या मिल रहा था, पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब इसी पैराफॉलिकुलर सेल्स से क्या रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन। फंक्शंस क्या है कैल्सिटोनिन के, तो लोअर एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन सेल्स। क्या नहीं, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, लोअर एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है कि कैल्सिटोनिन कम करता है एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल को, यानी ब्लड में जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है उसको कम करता है। कैसे, तो बोन सेल के हेल्प से। प्रमोट्स स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन बाय इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज प्रिवेंटिंग ब्रेकडाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स। कहने का मतलब जो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है उस कैल्शियम को क्या करता है, ये डिपॉजिट करवा देता है बोन में। कैल्शियम को क्या करता है, डिपॉजिट करवा देता है, और इससे क्या करता है, और क्या करता है, इनहिबिटिंग बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन से जो कैल्शियम बाहर निकलने का प्रोसेस जो है, हाँ, बोन जिससे वीक हो रहा होता है, तो इस प्रोसेस को भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, यानी इसको रोकता है। कौन, कैल्सिटोनिन। किडनी ट्यूब्यूल्स की बात कर लें तो इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम देयर बाय प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है उसको क्या करता है, कैल्सिटोनिन कम करता है।
तो कैल्शियम जो किडनी से रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आता उसको क्या करता है, ये एक्सक्रीट करवा देता है यूरिन में, यानी यूरिन के थ्रू उसको बॉडी से ब्लड से बाहर करवा देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए कैल्सिटोनिन आया है। और कैल्सिटोनिन आया है तो किडनी से रीअब्जॉर्ब होकर के कैल्शियम जो ब्लड में आ जाता उसको क्या कर रहा है ना, मत आने दो, उसको यूरिन के थ्रू उस कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। ओके, अब इसका पैराथायरॉयड हार्मोन आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होना हार्मोन, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन कहते हैं। कैल्सिटोनिन एक्शंस अपोजिट टू द पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। क्या करता है? तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैल्सिटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ठीक इसका उल्टा। क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को ये बढ़ा देता है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरह अपोजिट यानी एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है। रेगुलेशंस की बात कर ले तो स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये रिलीज कब होगा? तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन में, यानी ब्लड प्लाज्मा लेवल में जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में क्या रिलीज होगा और एक्ट एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू रिस्टोर ब्लड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा, यानी बॉडी में जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया है, उस वक्त कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। और कैल्सिटोनिन कम कब होगा? जब ये कैल्शियम का लेवल कम हो गया, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर कम हो गया तो कैल्सिटोनिन खुद ब खुद रिलीज होना कम हो जाएगा। और फिर वो इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन बोन्स आर अंडरगोइंग considerable changes in the shape and size helps to regulate remodeling and growth during developmental years। यानी ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या होता है? कैल्सिटोनिन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और बोन को और अच्छे तरीके से मजबूत करने का काम करता है, यानी जो कैल्शियम ब्लड में आ रहा होता है उसको अच्छे तरीके से क्या होता है? बोन में पहुंचाता है और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को देखेंगे और यहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स पैराथॉर्मोन को देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।